नमस्कार दोस्तों। 2022 मेंस का चौथा पेपर आज था और आज उन्होंने क्या क्या पूछा है उसे देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा 3 मार्कर में, प्लेटो के अनुसार इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं है। तो आपने अगर प्लेटो पढ़ा होगा तो वो बोलता है कि इंद्रिय ज्ञान असंदिग्ध नहीं होता है, इसलिए क्या प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ से सूरज को देखोगे तो सूरज बड़ा छोटा सा दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पास जाओगे तो सूरज बहुत बड़ा है। तो मतलब जो हमारी आँख एक इंद्रिय 5 इंद्रिय होती, तो इंद्रिय ज्ञान क्या हो गया, गलत साबित हो गया। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा भारतीय दर्शन को चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी देन क्या है। तो चारवाक दर्शन भारत का पहला दर्शन था जिसने बोला कि जब तक आपको कोई चीज़ दिखे नहीं ना तो आपको विश्वास नहीं करना है। तो इसकी पारिभाषिक शब्द में समझाऊं तो प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। किसी भी चीज़ का क्या है, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण होता है ज्ञान का। तीसरा उन्होंने पूछा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य और प्रकृति में किस तरह का संबंध होता है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा इनमें परस्पर मेल की भावना होना चाहिए तीनों में। चौथा सवाल उन्होंने पूछा जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। पांचवा सवाल सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले की जयंती अभी 3 या 4 दिन पहले निकली है। तो सावित्रीबाई फूले जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। इन्होंने दलित समाज के लिए उत्थान के लिए भी काम करा था। फिर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता ही चुका हूँ। छठा सवाल प्रबोधक संप्रेषण क्या है। ये तो सिलेबस की बिल्कुल हेडिंग उन्होंने पूछी है। फिर सातवां सवाल उन्होंने पूछा पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में मूल अंतर क्या है। ये भी बिल्कुल सिलेबस में हेडिंग ही है। फिर आठवां सवाल पूछा मनोवृत्ति कैसे एक व्यक्ति के अंदर अहम रक्षात्मक कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा डीप है लेकिन इतना डीप नहीं है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा आकार के नोट्स में भी ये उत्तर डायरेक्ट लिखा हुआ है अगर तीसरे चौथे पेज पर। फिर आकर देखते हैं 9वां सवाल भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। ये थोड़ा सिंपल ही आंसर है। 10वां सवाल प्राचीन अनुबंधन द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 11वां सवाल नैतिकता क्या है। ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है आपके सिलेबस से। फिर 12वां सवाल जो उन्होंने पूछा है शासन में पारदर्शिता क्या है। ये बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। फिर 13वां सवाल उन्होंने पूछा संगठनात्मक सत्यनिष्ठा क्या है। ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है आपका। फिर 14वां सवाल उन्होंने पूछा नैतिक अवसंरचना क्या है। ये भी डायरेक्ट हो गया सिलेबस से। 15वां सवाल सार्वजनिक जवाबदेही के 3 मूलभूत सिद्धांत कौन से होते हैं। ये सिंपल सवाल हो गया आपका। तो अभी तक बिल्कुल सिंपल पूछा उन्होंने। 16वां सवाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दी गई भ्रष्टाचार की परिभाषा लिखी है। ये भैया सिंपल सा सवाल है क्योंकि आप भ्रष्टाचार जैसे ही पढ़ते हो तो इसकी परिभाषा आप याद करते ही करते हो। 17वां सवाल सीबीआई के संचालन के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से होते हैं। ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ते हो। फिर 18वां सवाल व्हीसल ब्लोइंग से आप क्या समझते हो। तो व्हीसल ब्लोइंग भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख रखा उन्होंने। फिर 19वां सवाल उन्होंने पूछा भाई भतीजावाद क्या होता है। और 20वां सवाल उन्होंने पूछा नौकरशाही भ्रष्टाचार को स्पष्ट कीजिए। ये सिलेबस में डायरेक्ट है। तो अभी तक जितने 3 मार्कर हमने देखे वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे। अब देख लेते हैं 50 शब्द वाले उत्तर। अरस्तु के अनुसार सद्गुणों का मानव जीवन में क्या महत्व है। ये भी सिंपल सा है। फिर उन्होंने पूछा 2.2 किस प्रकार गौतम बुद्ध ने क्षणभंगुरवाद के द्वारा मध्यम मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्षणभंगुरवाद क्या बोलता है कि प्रत्येक चीज़ जो है ना हर पल नष्ट हो रही है। तो आपको मतलब और ये दिख क्यों नहीं रहा हमें, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं है, हम उतनी अच्छे से देख नहीं पा रहे। फिर 2.3 में उन्होंने पूछा कि सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा का वर्णन कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर 2.4 पूछा क्या रूढ़िवाद सदैव नकारात्मक होती है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं होती, आप बता दोगे। रूढ़ियों के लाभ बता दोगे, क्या क्या लाभ होते हैं। फिर उन्होंने 2.5 नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ये टफ है, ये आपको डायरेक्ट किसी भी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। फिर 2.6 नैतिक व्यवहार के ढांचे की आवश्यक तत्व क्या है। ये सभी किताबों के नोट्स में मिलेगा। फिर 2.7 अल्ताज के अनुसार भ्रष्टाचार के 7 प्रकार कौन से हैं। ये सवाल टफ हो गया आपका 2.7। तो ले देखे अभी तक 2 सवाल आपके टफ आए।
फिर 2.8 में देख लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बिल्कुल ईजी हो गया। तो भैया सिर्फ 2 सवाल ऐसे हैं जो अभी तक आपके डायरेक्ट किसी बुक से नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई भी कोचिंग आपसे बोले ना कि हमारे बुक सिलेबस उठा लो, हमारी किताबें खरीद लो या हमारे नोट्स बदल लो, आप अभी तक जो बुक पढ़ते आ रहे हैं, जो नोट्स पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं पर विश्वास करें। पेपर 1, 2, 3, 4 अभी तक हमने जितने देखे 70% आपके नोट्स से उत्तर मिल रहे होंगे। और लूसेंट ज़रूर पढ़ के जाएँ 3 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए, यहाँ तक 11 मार्कर के लिए। तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने सोर्सेस को चेंज करने की। सोर्स पे बने रहो, प्री के लिए चाहे मेंस के लिए, आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा, लूसेंट और जो भी आप अपने सोर्स पढ़ रहे हो। चलिए अब 3.1 देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान और आज के समय से उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। फिर 3.2 व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा का वर्णन कीजिए। प्रकृति पोषण विवाद पर प्रकाश डालिए। यहाँ भी आपको सोचकर लिखना पड़ेगा और 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास, तो बिल्कुल आप बहुत टाइम ले सकते हो। तीसरा सवाल, भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता पर टिप्पणी करिए। ये आपके से बिल्कुल डायरेक्ट आ गया, आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उन पर मिल ही जाएगा। फिर 3.4 क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको मतलब 3 सवाल जो उन्होंने पूछे, यहाँ पर हमें सोचकर उत्तर लिखना है। तो आप इसमें क्या बताओगे, प्रो और कॉन्स दोनों बता दोगे कि हाँ ये संभव है और क्या क्या दिक्कत आ रही है और क्या उपाय करके हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अब 3.5 देखते हैं, केस स्टडी दी है। तो केस स्टडी हमेशा की तरह उनकी पैराग्राफ जैसी आती है कि आप भैया डिस्ट्रिक्ट डीएम है, ज़िले की कानून व्यवस्था और विकासकार आपके भरोसे बिल्कुल है। आप पुलिस और अभियोजन एजेंसी के प्रमुख होते ही है, डीएम है तो। जिला प्रशासन होने के नाते विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना आपका कार्य जी है। आप जनता और सरकार के बीच एक सेतु है। हाँ, नीतियों का निष्पादन और सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों विनियमों का संचालन जिलाधिकारी करता है। जिले के प्रशासन के साथ साथ नागरिक प्रशासन विकास, यहाँ सारे डिपार्टमेंट हमारे पास आ गए, ठीक है। जिले के विभिन्न विभागों के मार्गदर्शन समन्वय जैसे नगरपालिका समिति, बाजार समिति, हाँ सारी समिति हमारे पास है। वहीं ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी के रूप में समय समय पर आयोजित सभी चुनावों के शांतिपूर्ण व्यवस्थित कराने की आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल चुनाव भी हम करवा देंगे। फिर 10 वर्षीय जनगणना में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला राजस्व अधिकारी के रूप में विकास संबंधित सभी कार्य, पंचवर्षीय योजना, स्थानीय विकास सब आपके द्वारा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब सवाल देखते हैं कैसे पूछे उन्होंने। यदि आप जिले के जिलाधिकारी हैं तो आपकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो देखो जो आपको ऊपर केस स्टडी में दे रखना वो तो देना ही देना है। और इससे पहले जैसे हम सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता, ये जो सारी टर्म हम पढ़ के आए इनका यूज़ करते हुए हमें बताना है यहाँ पर। फिर दूसरा, जिलाधिकारी के रूप में विकास संबंधी कार्य क्या क्या है। ये पैराग्राफ जैसा आपको लग रहा है कि अनसिन पैसेज है, लेकिन अनसिन पैसेज जैसे हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख दायित्व कौन से हैं। चौथा, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में प्रमुख दायित्व कौन से। तो इन सब में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं चुनाव होते हैं तो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो भ्रष्टाचार के बारे में बता दोगे कैसे क्या करोगे। 5वां सवाल, आपकी दृष्टि में एक जिलाधिकारी को कौन कौन सी चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। ऐसी एक दूसरी एक केस स्टडी है। चलिए इसमें क्या इन्होंने नैतिक, हाँ ये थोड़ी अच्छी लग रही है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा, लोक प्रशासकों में पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देना, ठीक है, और एनपीएम पैरोकारों की महत्वपूर्ण चिंता है। लोगों को मूल्यवान ग्राहकों के रूप में वरीयता देने के लिए लोक प्रबंधन की शैली को मूल रूप से बदलने का प्रयास कर रहा है। लोक प्रशासकों को परिणाम प्राप्त करने के लिए एक संचालन शैली में उद्यमी होने हेतु अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड किंगडम ने सरकार ने इस दिशा में एक रणनीति अपनाई है जो सार्वजनिक अधिकारों पर कई प्रतिबद्धताओं के लिए बात करती है, ठीक है। इसमें परिणाम प्रभावी नीतियाँ विकसित करना, नागरिकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुशल एवं उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं का वितरण, नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से नागरिकों एवं व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करना है। जनता चाहती है
कि जो राज्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं वे नैतिक सार्वजनिक नेतृत्व दिखाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो ईमानदारी, नैतिकता और नैतिक आचार विचार, ये हमारे सिलेबस में तीनों चीज़ें हैं। विचार समाज में सामान्य क्रम में होना चाहिए। यदि नैतिकता नहीं है तो समाज बिगड़ने, गिरावट और क्षय के रास्ते पर निश्चित रूप से जाएगा। नैतिक मूल्यों के बिना जीवन सार्थक रूप से जीने के लायक नहीं है। ये बिल्कुल हम मानते हैं सब बातों को। अब देखो उसने सिलेबस का चीज़ उठाई, उत्तरदायित्व हमारे सिलेबस में, अरे ये क्या हो गया, हटो भैया हटो हटो। उत्तरदायित्व हमारे सिलेबस में है। फिर नवीन सार्वजनिक प्रबंधन दृष्टिकोण ये सारी चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने पूछा नैतिकता और मूल्यों के आपसी संबंध पर चर्चा कीजिए। तो जो हमें केस स्टडी दे रखी ना, उससे संबंधित हमें सॉल्व करना है दोनों चीज़ें। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नैतिकता और प्रशासन एक दूसरे के पूरक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल है। नैतिकता और मूल्य प्रशासन के कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं? और कृषि बिल 2020 के संबंध में सरकार को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा? ये पूरे पेपर का सबसे अच्छा सवाल है, जिसमें आपको सोचने वाले ले दे के बात यह आई कि 3 सवाल हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना है, बहुत सोच समझ कर लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।